हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और होपफुली जो वीडियोस आ रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहे होंगे। आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया लग रहा होगा कि किस यूनिवर्सिटी की क्या फ़ी है, क्या हॉस्टल फ़ी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके अलावा आप लोगों को यह भी जानने को मिल रहा है कि कितने कट ऑफ यानी कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, उसके बेस पर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इसकी NIRF रैंकिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से MSc कोर्सेज है जो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, और जो कोर्स हैं उनकी फ़ी क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है। उसके अलावा हम बात करेंगे हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, हॉस्टल की फ़ी क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दो और आप CUET PG एस्पिरेंट हैं और आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG की आने वाले एग्जाम के लिए, या जो कर चुके हैं और उनको अब एडमिशन लेना है किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे NIRF रैंकिंग की। तो NIRF रैंकिंग कुछ जो है वो खास नहीं है। 2022 की NIRF रैंकिंग की बात करें तो 200 यूनिवर्सिटीज़ में से टोटल जो 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ तो दुनिया जहान की हैं, उनमें से 151 के ऊपर है। हमने कल रात ही बात की थी DTU और NSUT के बारे में भी, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी, तो वो रैंक ज़्यादा बेटर थी, इसकी रैंकिंग थोड़ी सी पीछे है। ओवरऑल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो लैब्स वगैरह प्रॉपर है, क्लासरूम और जो क्लासरूम है वेल फर्निश्ड है, लाइब्रेरी जो है बढ़िया है, सारी बुक्स वहाँ पर मिलेंगी, वाईफाई कैंपस है पूरा, वाईफाई से, और हॉस्टल जो है लैन से कनेक्टेड है, वाईफाई से कनेक्टेड है। हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड सारी तरह के हैं, क्रिकेट ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, बैडमिंटन कोर्ट है। ये जो फैसिलिटीज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये आपको सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगी। रीज़न बीइंग कि अच्छा खासा फंड आता है तो ये सभी ने मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको कॉमन मिलेंगी। ये हो सकता है कि कुछ का बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, कुछ का ठीक ठाक, ठीक और एवरेज से बेटर हो, एक होगा बहुत अच्छा, एक होगा एवरेज से बेटर। तो ये सब चीज़ें तो आपको सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिलेंगी, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो कोर्सेज है और उनके नंबर ऑफ सीट्स क्या है। MSc के कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, पर हम जो बात करते हैं वो MSc एडमिशन्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो MSc कोर्सेज की मैं बता रहा हूँ। तो MSc मैथमेटिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। जिन लोगों को फिजिक्स का था कि एस्ट्रोफिजिक्स में हमें एडमिशन मिले, तो यहाँ पर एस्ट्रोफिजिक्स में आपको एडमिशन, एस्ट्रोफिजिक्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये MSc के कोर्स यहाँ पर है। अब इनकी सीट्स अगर देखें हम तो 50 मैथमेटिक्स के अंदर होंगी, फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर 50, स्टैटिस्टिक्स के अंदर 35, माइक्रोबायोलॉजी 35, बायोकेमिस्ट्री 35, न्यूट्रिशन बायोलॉजी 31, बायोटेक्नोलॉजी 35। देन उसके बाद बात कर लें केमिस्ट्री में 50, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 कोर्सेज हैं, एक MCA है, एक MSc डेटा साइंस है। डेटा साइंस के अंदर नंबर ऑफ सीट्स 30 है, MCA के अंदर नंबर ऑफ सीट्स 50 है। तो ये यहाँ पर MSc कोर्सेज हैं जो अवेलेबल है। फी की अगर बात करें तो पहले साल जो साइंस के PG कोर्स होंगे उनकी हर किसी की अलग अलग, मैं साइंस वाले PG कोर्सेज यानी कि MSc कोर्सेज की फीस बता रहा हूँ। MCA की फीस अलग हो सकती है ना, MCA की फीस अलग हो सकती है। MCA वाले अगर लोग देख रहे हैं तो उनकी फीस ही अलग हो सकती है, ये MSc कोर्सेज की है। तो फर्स्ट ईयर में जनरल OBC EWS वालों के लिए 14,950 रुपये फीस होगी फर्स्ट ईयर की, जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। 7,475 रुपये, 7,475 का पहला इंस्टॉलमेंट होगा। SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो फी होगी पहले साल की 13,950 रुपये होगी, इसको आप 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं 4,650 रुपये के, है ना। 4,650 रुपीज़ के 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर आप इसको पे कर सकते हैं। सेकेंड ईयर की फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए जो फीस होती है 10,850, जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं 5,425, यानी कि 5,425 के 2 इंस्टॉलमेंट में आप इसको पे कर सकते हैं। SC ST की फीस की बात करें तो 9,850 है,
जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, 4,925 रुपए के 2 इंस्टॉलमेंट में। तो ये तो फीस की बात हो गई। तो ओवरऑल फीस का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, वो 25 से 30,000 रुपए के बीच में आपका जो 2 साल हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल फीस अलग से है ना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फैकल्टीज़ की और ओवरऑल रेटिंग की, तो फैकल्टीज़ एवरी टीचर इज सो हेल्पफुल, सपोर्टिंग एंड पोलाइट, कोर्स इज वेरी रीजनेबल एंड इंटरेस्टिंग, मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर आर पीएचडी होल्डर, है ना। कई जो लोग हैं वो परस्यूइंग पीएचडी भी हैं, पर ओवरऑल फैकल्टीज वाइज ठीक है। अगर ओवरऑल रेटिंग देखी जाए तो प्लेसमेंट्स इतने ज़्यादा यहाँ पर है नहीं। प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए आपको खुद का जो है जुगाड़ लगाना पड़ता है, खुद की जैक जुगाड़ लगाने पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैंने आपको पहले बताया, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगे बहुत बढ़िया होंगे। फैकल्टीज़ एंड कोर्स करिकुलम, फैकल्टीज़ का यहाँ पर मिक्स सा रिव्यू देखने को मिलता है। कोई मैंने जितने भी रिव्यूज़ पढ़े हैं, कई कहते हैं बहुत अच्छे हैं, कई कहते हैं ठीक ठाक है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा रेटिंग नहीं मिलती है। क्राउड एंड कैंपस लाइफ ठीक है, मज़ेदार है, अलग अलग जगह के लोग आते हैं तो वो तो बढ़िया ही होगा। वैल्यू फॉर मनी, यानी कि अगर यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आप मतलब ऐसा आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई, है ना। तो ओवरऑल अगर 5 में से रेटिंग दी जाए तो 3.9 रेटिंग, ये मेरी रेटिंग नहीं है, मैंने अलग अलग वेबसाइट्स को सर्च करके और उसके बाद ये रेटिंग आपको बताई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी की बात करें एमएससी फिजिक्स के लिए आपके पास बीएससी या तो ऑनर्स फिजिक्स से हो एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आपने 3 साल का जो बीएससी कोर्स है वो किया हो, 50% आपके कम से कम हो अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, और 5% का रिलैक्सेशन है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ओबीसी एनसीएल के लिए 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर है, यानी कि उनकी 55% जो है 1 मिनट रुकिएगा, 50% अबव मार्क्स इन ग्रेजुएशन। और ये बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए है ना, ये जो 50% का है बीएससी ऑनर्स वालों के लिए। और ग्रेजुएशन इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज 2 ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विद 55% ऑफ अबव मार्क्स, है ना। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 55% है अगर आपका ऑनर्स से फिजिक्स नहीं है तो, और 5% का रिलैक्सेशन है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल के लिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स वालों के लिए अगर आपने बीए बीएससी ऑनर्स कर रखा है मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री ली हुई है जिसमें मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स आपके कोर सब्जेक्ट हैं, कुछ 2 सब्जेक्ट हैं, तो 55% आपकी हो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 5% का रिलैक्सेशन है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल के लिए। इसी तरह से आप बाकी ब्रांचेस का भी देख सकते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पर ये होगा कि केमिस्ट्री ऑनर्स से हो तो 50%, और अगर जनरल बीएससी आपने किया हुआ है तो उसके लिए फिर यहाँ पर जैसे आपको बताया है, जनरल बीएससी के लिए आपके पास जो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। केमिस्ट्री बायोलॉजी, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल है ना, यानी कि आप पीसीएम वाले हैं या सीबीजेड वाले हैं तो भी आप अलाउ हैं। 55% जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, और 5% का रिलैक्सेशन है किसके लिए, ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। 50% मांगे अगर बीएससी ऑनर्स से आपके पास है, ठीक। ये मैथमेटिक्स का मैंने आपको बता दिया है। फिर इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी की बात कर ले तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास बीएससी ऑनर्स हो, बीएससी इन बॉटनी हो, माइक्रोबायोलॉजी में हो, बायोकेमिस्ट्री में हो, बायोटेक्नोलॉजी में हो, लाइफ साइंस में हो, जूलॉजी में हो, वोकेशनल साइंस हो, बायोमेडिकल साइंस में हो, है ना। तो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि लाइफ साइंस वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी लाइफ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, न्यूट्रिशन बायोलॉजी के अंदर भी लाइफ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बायोटेक के अंदर भी लाइफ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बॉटनी वाले भी, जूलॉजी वाले भी, यानी कि बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस से जिन्होंने पेपर दिया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री से पेपर दिया है, वो सारे इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर अगर मैं बात कर लूँ हॉस्टल फीस की, तो हॉस्टल फीस जो है सिर्फ हॉस्टल फीस है ना। तो हॉस्टल्स मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया हॉस्टल है। हॉस्टल्स वगैरह आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के सभी के बढ़िया मिलेंगे। फीस जो होगी जनरल की, ये वाली जो है कॉलम ये जनरल की है और ये है एससी एसटी के लिए। तो यहाँ पर आपकी जो फ़ी होगी सेमेस्टर फर्स्ट की वो होगी 8,900 रुपये, और सेमेस्टर सेकंड की जो फीस होगी वो 3,300 रुपये होगी। ये फर्स्ट की ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक तो एनुअल चार्ज आपको सबमिट करना पड़ रहा है 4,100 रुपये,
और सिक्योरिटी 2000 की, जो कि रिफंडेबल है जब भी आपका कोर्स खत्म होगा या जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे तो वो रिफंड हो जाएगा आपको। तो ये हॉस्टल फीस है। तो लगभग 1 साल की जो फ़ी है वो आपको पड़ रही है 12,000 रुपये के आसपास जनरल के केस में। और अगर SC ST के केस में देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी है वो 8100 रुपये, यानी कि 8,100 रुपीज़। और सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो 2300 रुपये, यानी कि कुल मिलाकर ये आपको पड़ रहा है 11,500 रुपये के आसपास फीस पड़ रही है SC ST की 1 साल की। तो 2 साल की फीस की बात करें तो लगभग 22,000 रुपये फीस हो जाता है हॉस्टल ही हॉस्टल का। मैथ चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं है, मैथ चार्ज की अलग से फ़ी है, वो जो भी फ़ी होती है वो आपको पे करनी होती है। तो कुल मिलाकर अगर मैथ चार्ज का भी देख लें 3,000 रुपये लगा लें तो वही 50,000 रुपये तक जाके पड़ती है हॉस्टल और मैथ्स दोनों मिला के, है ना। तो ये तो हो गया हॉस्टल, फैकल्टीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्स में कितना इनटेक है, फ़ी क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो लास्ट ईयर हुआ क्या था कि जब रिजल्ट आया था, पहली बात तो एग्जाम बहुत लेट हुए थे, तो रिजल्ट आया था तो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने और पंजाब ने काउंसलिंग करा ली थी, और जो JNU है और BHU इनकी काउंसलिंग सबसे लास्ट में हुई थी। मैं आपको कई बार मेरे वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि जब ऐसा होता है तो फॉर्म तो भाई जिसकी टॉपर जो है वो भी फॉर्म भरेगा, और वो सीधी सी बात है यहाँ पर एडमिशन नहीं लेगा। तो इस चक्कर में यहाँ पर बहुत सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग हुए थे, 3 से 4 राउंड काउंसलिंग के यहाँ पर हुए थे। किसी भी काउंसलिंग के अंदर सीट पूरी फिल नहीं हुई थी, यानी कि जो भी मैंने आपको नंबर ऑफ सीट्स बताई है उनके अगेंस्ट एडमिशन किसी ने भी नहीं लिया था। लास्ट में इन्होंने ओपन काउंसलिंग कराई थी तो उसमें किसी के 100 नंबर से कम भी थे, उसको एडमिशन मिल गया था, यानी कि जो लोग पहुंचे थे लगभग सबको एडमिशन मिल गया था। तो लास्ट ईयर का तो ये था। तो ये तो लास्ट ईयर की जो 4th काउंसलिंग लिस्ट है, मैं उसके 3rd काउंसलिंग लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये नंबर बता रहा हूँ। परंतु जो ओपन काउंसलिंग हुई थी उसमें इससे भी नंबर कम चले गए थे, है ना, क्योंकि कई लोगों का एडमिशन जिन्होंने ले लिया था उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया था। क्यों? रीजन ये नहीं था कि यूनिवर्सिटी खराब है, रीजन ये था कि उनको अपग्रेडेड यूनिवर्सिटी मिल गई थी, उनकी काउंसलिंग लेट थी तो उन्होंने वहां से एडमिशन विड्रॉ कर लिया। तो ये जो नंबर है इससे भी कम पे चला गया था लास्ट ईयर तो एडमिशन, परंतु ओवरऑल अगर प्रोजेक्शन देखे जाएं तो इतने ही रहते हैं, इसके आसपास प्रोजेक्शन रहते हैं। तो फिजिक्स में UR जो यहाँ पर मैंने 175 लिखा है 3rd काउंसलिंग का था लास्ट ईयर, परंतु आप मान के चलो कि 170 प्लस पे आपको यहाँ पर चांसेस होते हैं मिल जाए। OBC में 160 पे, EWS में 170 पे, SC में 80 नंबर पे या 70 नंबर पे भी मिल जाता है, और ST में 60 नंबर पे। पिछली बार ये ऑफ काउंसलिंग की मैं ओपन काउंसलिंग में बताऊं, ST में आपको 45 नंबर या 40 नंबर पे भी मिल गया था। केमिस्ट्री में बात की जाए तो 165 UR और OBC में 150, EWS में 160, SC के अंदर 110 और ST के अंदर 65। मैथमेटिक्स में 170, OBC के अंदर 155, EWS के अंदर 160, SC के अंदर 100, ST के अंदर 55। माइक्रोबायोलॉजी 210, 190 OBC के अंदर, EWS के अंदर 195, SC के अंदर 150, ST के अंदर 130। बायोटेक के अंदर 220 UR, OBC के अंदर 190, EWS के अंदर 200, SC के अंदर 180, ST के अंदर 145। बायोकेमिस्ट्री 200 UR, OBC 187, EWS 197, SC 169 और ST 158। ये बहुत ज़्यादा है, इसकी भी ओपन काउंसलिंग में ये तीनों ओपन काउंसलिंग में ये भी बहुत नीचे आ गए थे। तो ओवरऑल जो प्रोजेक्शन है वो रहते हैं, वो यही रहते हैं, मतलब 160 नंबर 165 नंबर जनरल के। ये जो लाइफ साइंस वाले हैं इनके अंदर 200 क्रॉस नहीं करता है, वही 180 190 के आसपास घूमता है। पर लास्ट ईयर मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ऊटपटांग काउंसलिंग हुई थी हर जगह। पंजाब में भी 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद भी ऑफलाइन काउंसलिंग चली थी वहां पे। उसका सीधा सा कारण ये था कि BHU JNU की जो काउंसलिंग है सबसे लेट हुई थी, और DUET का जो एग्जाम लेट हुआ था उसके बाद उसकी काउंसलिंग दिसंबर तक चली थी। तो लास्ट ईयर तो कहानियां ये अलग थी, रीजन बीइंग कि कोरोना के चक्कर में सारे सेशंस लेट हो रहे थे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके नंबर जो मार्क्स कितने आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप गैप लेना चाहते हैं, यानी कि IIT JAM की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2024 के लिए, आपके मार्क्स इतने नहीं आए हैं, तो आप मेरा जो बैच है जो 25 से स्टार्ट हो रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग CSIR नेट की गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके बैच मैं जल्दी ही अनाउंस करूंगा। पहले वो अनाउंस थे 2 जुलाई से, परंतु अभी उनको थोड़ा मैंने डिले कर दिया है, रीजन बीइंग कि मैं भी अभी इन सब चीज़ों में लगा हूँ। और
जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं CUET PG 2024 के लिए और IIT JAM 2024 के लिए, इवन आपके MSc कोर्सेज भी जो है वो रिकॉर्डेड कोर्सेज अराउंड 20 जुलाई के बाद वो मेरा जो ऐप है जो भी बन रहा है उस पर मैं लॉन्च करूंगा। प्राइस मैं रीजनेबल रखूंगा क्योंकि मेरा ये मानना है कि मतलब पैसे के चक्कर में किसी की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, है ना। मैं बहुत मानता हूँ इस चीज़ को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।